चलिए दोस्तों, आज की क्लास में आपका कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर 2016 पर चर्चा करते हैं। ये एक ऐसा ऑर्डर है जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया है और वहां पर कई चीजें बताई गई है जिस पर ऑडिटर को रिपोर्ट देनी होती है। हालांकि ये ऑर्डर सब पर नहीं लगता, कुछ ही कंपनीज पर लगता है। कौन कौन सी कंपनीज पर लगता है पहले देख लेते हैं और फिर इस ऑर्डर की क्या रिक्वायरमेंट है उसे भी हम देखेंगे। पहले देखते हैं कि ये ऑर्डर जो है वो किस किस कंपनी पर लगता है। ये जो ऑर्डर है दोस्तों, ये सभी कंपनीज पर लगता है इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी। पर इसमें जो जो कंपनी नहीं आती है उन्हें स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट किया हुआ है, जिसमें पहली नंबर है बैंकिंग कंपनी, सेकंड है इंश्योरेंस कंपनी, पॉइंट नंबर 3 जो है वो है सेक्शन 8 कंपनी यानी कि नॉन प्रॉफिट कंपनी जो होती है, चैरिटेबल कंपनी जो होती है। पॉइंट नंबर 4 है 1% कंपनी, पॉइंट नंबर 5 है स्मॉल कंपनी और आखिरी पॉइंट आपका है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। हालांकि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो सब्सिडरी कंपनी नहीं होनी चाहिए पब्लिक कंपनी की, होल्डिंग कंपनी नहीं होनी चाहिए पब्लिक कंपनी की, और साथ में इस प्राइवेट कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस के साथ, देखिए ध्यान से, पेड अप शेयर कैपिटल नहीं बल्कि जो पैसा बाद में कमाया गया है उसको जोड़कर रिजर्व एंड सरप्लस के साथ इट शुड नॉट बी मोर देन 1 करोड़ एज ऑन द बैलेंस शीट डेट। साथ में इसकी बोरिंग जो है वो 1 करोड़ से एक्सीड नहीं करनी चाहिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अगर साल में किसी भी क्षण बोरिंग जो है 1 करोड़ से एक्सीड कर गई तो फिर कारों की रिक्वायरमेंट उस साल एप्लीकेबल हो जाएगी। और जो इसका रेवेन्यू है वो भी 10 करोड़ से एक्सीड नहीं करना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी जाकर इस प्राइवेट कंपनी पर कारों की रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी। एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, जरा सोचकर मुझे बताइएगा। एक प्राइवेट कंपनी है जिसका टर्नओवर 1 करोड़ है और वो सब्सिडरी है किसी पब्लिक कंपनी की, क्या उस पर कारों की रिक्वायरमेंट लगेगी? आप लोग बोलेंगे टर्नओवर कम है तो नहीं लगेगी, बट दोस्तों क्योंकि वो सब्सिडरी कंपनी है किसी पब्लिक कंपनी की, इसीलिए उस पर्टिकुलर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर भी कारों की रिक्वायरमेंट लग जाएगी। आपको ये मेक श्योर करना है कि वो प्राइवेट कंपनी ना तो सब्सिडरी हो ना होल्डिंग कंपनी हो किसी पब्लिक कंपनी की, और साथ में जो तीनों क्राइटेरिया मैंने आपको दिया है जिसमें रिजर्व एंड सरप्लस, पेड अप शेयर कैपिटल आता है, टर्नओवर आता है और साथ में बोरोइंग आती है, ये तीनों चीजें लिमिट के अंदर है, तब जाकर ये प्राइवेट कंपनी जो है वो कारों की रिक्वायरमेंट से बच जाएगी। तो ये रिक्वायरमेंट आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि क्या कारों एप्लीकेबल है या नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल नंबर 1 आ रहा है, एजुकेटिंग चाइल्ड इज अ लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट। जिस सेक्शन 8 कंपनी जो है वो चैरिटेबल पर्पज के लिए बनती है, नॉन प्रॉफिट पर्पज के लिए बनती है और इसीलिए ये कंपनी एग्जेम्प्ट होगी, इस पर कारों की रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी और ऑडिटर को एक्स्ट्रा बातों पर रिपोर्ट नहीं करना पड़ेगा एजुकेटिंग चाइल्ड कंपनी का। एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है आशु प्राइवेट लिमिटेड है जिसकी फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो है 50 लाख। हालांकि कंपनी ने 70 लाख बोरो किए हैं ईच फ्रॉम अ बैंक एंड अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी 70 लाख बैंक से और 70 लाख फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। अगर दोनों को जोड़ दोगे तो आएगा 1.4 करोड़ और साथ में इसका जो टर्नओवर है वो है 9 करोड़ का यानी 900 लाख का। तो क्या इस पर कारों की रिक्वायरमेंट लगेगी? अगर तीनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो कारों की रिक्वायरमेंट लगेगी, कारों 2016 पर रिपोर्ट जाएगी। जैसे ऑडिट रिपोर्ट होती है उस ऑडिट रिपोर्ट के बाद में कारों की रिपोर्ट इंसर्ट करी जाएगी। क्योंकि यहाँ पर बोरोइंग जो है वो 1 करोड़ से ज्यादा हो गई है, 1.4 करोड़ हो गई है, 70 लाख ईच लिखा हुआ है, इसीलिए इस पर्टिकुलर कंपनी पर कारों की रिक्वायरमेंट लग जाएगी। अगर कारों की रिक्वायरमेंट लग चुकी है तो आपको ये जानना पड़ेगा कि सर ये कारों की रिक्वायरमेंट बोलती क्या है, कारों एप्लीकेबल है तो किस चीजों पर हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा। कारों के बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसे हम डिस्कस करेंगे और ये सारी रिक्वायरमेंट पैराग्राफ 3 ऑफ द ऑर्डर में लिखी गई है। पॉइंट नंबर 1 कहता है वेदर द कंपनी इज मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड शोइंग फुल पर्टिकुलर्स इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव डिटेल्स एंड सिचुएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। यहाँ पर आप फिक्स्ड एसेट वर्ड को जरा अंडरलाइन कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। मुझे लगता है हाईलाइटर ये है शायद, तो इसे मैं हाईलाइट कर लेता हूँ क्योंकि जो आपका पॉइंट नंबर 1 है वो फिक्स्ड एसेट की ही बात करता है। वैसे आप पढ़ेंगे तो आपको याद नहीं होंगे सारे पॉइंट, इसीलिए आप पॉइंट्स का नंबरिंग के साथ साथ उसमें कैटेगरी भी डाल लीजिए कि ये पॉइंट किसकी बात करता है, तो आपको कारों के सारे पॉइंट याद हो जाएंगे। कारों का जो पहला पॉइंट है वो फिक्स्ड एसेट की बात करता है कि क्या फिक्स्ड एसेट से जुड़े हुए सारे रिकॉर्ड्स कंपनी ने बनाए हैं, जिसमें सारी डिटेल्स आ रही है, जिसमें क्वांटिटेटिव डिटेल्स भी आ रही है कि कितनी नंबर ऑफ क्वांटिटीज हमने कंप्यूटर की रखी है, मशीनरी की रखी है, एटसेट्रा एटसेट्रा अदर फिक्स्ड एसेट की रखी है। क्या वो डिटेल, क्या वो फिक्स्ड एसेट रजिस्टर, क्या उसके साथ में जो और डिटेल्स वगैरह चाहिए होती है क्वांटिटी के साथ, वो मेंटेन्ड है नहीं है, तो ये आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा।
अगर फिक्स्ड एसेट ही नहीं है तो आप बोलेंगे कि ये क्लॉज लगता नहीं है, बट अगर फिक्स्ड एसेट है तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा ऑन दोज कंपनीज जिन पर रिक्वायरमेंट लगती है। इसी का पॉइंट नंबर बी बोलता है वेदर दीज फिक्स्ड एसेट्स हैव बीन फिजिकली वेरीफाइड बाय द मैनेजमेंट एट रीजनेबल इंटरवल्स। जैसे स्टॉक की फिजिकल वेरिफिकेशन होती है, क्या फिक्स्ड एसेट की भी फिजिकल वेरिफिकेशन कभी कभी मैनेजमेंट करवाती है, उसे देखती है या नहीं देखती, इस पर रिपोर्ट करना पड़ेगा। और जो है आपको बताना पड़ेगा वेदर एनी मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज वर नोटिस्ड ऑन सच वेरिफिकेशन एंड इफ सो वेदर द सेम हैव बीन प्रॉपर्ली डेल्ट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यानी कि जब आपने फिजिकल एसेट की फिजिकल वेरिफिकेशन करी, मैनेजमेंट ने करी है, आपको मैनेजमेंट पर रिपोर्ट करनी है, तो क्या उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी, कोई एरर मिला कि भैया ये फिक्स्ड एसेट मिसिंग था, ये पर्टिकुलर एसेट खराब हो चुका था, और अगर ऐसी कोई डिस्क्रिपेंसी मिलती है तो उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ठीक से रिकॉर्ड कर लिया है, यानी कि उसका प्रोविजन वगैरह बना लिया है, एसेट की वैल्यू को डिमिनिश कर लिया है, इम्पेयरमेंट जो होता है, इम्पेयरमेंट का लॉस आपने बना लिया है, उसका एक अलग स्टैंडर्ड है जो सीए फाइनल में पढ़ाया जाता है। और आपका आखिरी पॉइंट बोलता है वेदर द टाइटल डीड्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज, इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी जिसको हटाया नहीं जा सकता एक जगह से दूसरी जगह, ज्यों का त्यों, जैसे कि आपका लैंड और आपकी बिल्डिंग, क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो टाइटल डीड्स है आर हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी एंड इफ नॉट प्रोवाइड द डिटेल्स देयरऑफ। मतलब कि कंपनी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो इमूवेबल प्रॉपर्टी शो कर रही है, क्या उसकी टाइटल डीड आपने चेक कर ली है और कंपनी के नाम पर ही है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, उसकी डिटेल आपको बतानी पड़ेगी। जो आपका पॉइंट नंबर 2 है दोस्तों, वो आपका फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री की बात करता है और बोलता है कि क्या फिजिकल वेरिफिकेशन कंडक्ट करी जाती है इन्वेंट्री के रीजनेबल इंटरवल्स बाय द मैनेजमेंट एंड वेदर एनी मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज वर नोटिस्ड, और अगर नोटिस करी जाती है तो क्या उसको प्रॉपर्ली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डील कर लिया गया है, यानी उसका एडिक्वेट प्रोविजन वगैरह बना दिया गया है। अगर आपकी इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो गई है, पुरानी हो गई है, तो क्या उसका एडिक्वेट प्रोविजन बना दिया गया है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर दिया गया है, यही आपको बताना होता है। तो ये आप जो है इन्वेंट्री के रिलेशन में आप ये बात जरूर बताते हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन और डिस्क्रिपेंसी मिलती है तो उसको कैसे मैनेजमेंट डील करती है। पॉइंट नंबर 3 आपका बोलता है वेदर द कंपनी हैज ग्रांटेड एनी लोन्स secured or unsecured to companies, firms, LLP or other parties covered in the register maintained under section 189 of the Companies Act 2013। अब ये रजिस्टर क्या है, इसको आप कंपनीज एक्ट 2013 का जब आप क्लास लेंगे तब इसे डिटेल में पढ़ लेंगे। जो रजिस्टर का कॉन्सेप्ट है, जो रजिस्टर का आपका चैप्टर है, उसमें आपको डिटेल में बताया जाएगा किन चीजों की डिटेल वहां पर बनाई जाती है। आपका एक क्लॉज बोलता है कि अगर कंपनी ने लोन सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दिया हुआ है तो क्या उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, क्या वो प्रीजुडिशियल है टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, क्या बाइज्ड है टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी को उन पर्टिकुलर टर्म्स एंड कंडीशन से नुकसान है, हानि है, वो आपको बताना होता है। पॉइंट नंबर बी बोलता है कि क्या शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट हैज बीन स्टिपुलेटेड एंड वेदर द रीपेमेंट और रिसीप्ट्स आर रेगुलर, यानी कि जब भी कभी लोन दिया जाता है तो उसकी क्या रीपेमेंट आएगी, उसका शेड्यूल बनाया जाता है कि मंथली ईएमआई क्या आएगी, मंथली इंस्टॉलमेंट क्या रिसीव होगी, कितना उसमें प्रिंसिपल होगा, कितना इंटरेस्ट होगा, तो वो शेड्यूल आपको जरूर चेक करना है अगर कंपनी ने लोन वगैरह दिया है उस केस में। और डेफिनेटली वो बैंकिंग कंपनी नहीं है क्योंकि उस पर तो कारो नहीं लग रहा है, और फिर भी लोन दिया हुआ है सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, तो आपको जरूर चेक करना होगा। और उसका जब रीपेमेंट शेड्यूल देखेंगे तो आप देखेंगे कि क्या आपको एक्चुअली में रेगुलरली रिसीव हो रही है जो आपकी इंस्टॉलमेंट है या नहीं हो रही है, इस पर रिपोर्ट करनी होती है। ऑडिटर कंपनी से पूछेगा, इंक्वायर करेगा और अपनी ऑडिट रिपोर्ट के बाद कारों की रिपोर्ट लगाएगा, उसमें ये रिपोर्टिंग देगा। पॉइंट नंबर 3 बोलता है द अमाउंट इज ओवरड्यू, स्टेट द टोटल अमाउंट ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 डेज एंड वेदर रीजनेबल स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द कंपनी फॉर रिकवरी ऑफ द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। बहुत ही आसान सी बात है। जब आप पॉइंट नंबर 3 देखेंगे तो उसमें आप लिख लेंगे अपनी कॉपी में कि भैया ये लोन की बात करता है। अगर लोन कंपनी ने दिया है तो आपको टर्म्स एंड कंडीशन देखनी पड़ेगी, प्रीजुडिशियल तो नहीं है, उसका जो रीपेमेंट है प्रिंसिपल का और इंटरेस्ट का, क्या वो प्रॉपर है या नहीं है और रेगुलर है या नहीं है। अगर 90 डेज से ज्यादा ओवरड्यू है तो आपको अमाउंट भी बतानी पड़ेगी, कितनी ओवरड्यू है 90 डेज से ज्यादा वाली, और उसके साथ आप ये भी बताएंगे कि क्या कंपनी ने रीजनेबल स्टेप्स लिए हैं उसे रिकवर करने के लिए या नहीं लिए। तो पॉइंट नंबर 1 आपका फिक्स्ड एसेट का हो गया जो आपकी कारों की रिपोर्टिंग में जाएगा। पॉइंट नंबर 2 इन्वेंट्री का हो गया। पॉइंट नंबर 3 जो है वो लोन्स का हो गया। पॉइंट नंबर 4 भी लोन की बात करता है, इन्वेस्टमेंट की बात करता है, गारंटी की बात करता है, सिक्योरिटी की बात करता है, और वहां पर ये स्पेसिफिकली आपको बताना है कि जो सेक्शन नंबर 185 है एंड 186 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 क्या वो कंप्लाई किया गया या नहीं किया गया। ये सेक्शन क्या होते हैं दोस्तों, कंपनी जो है किनको लोन दे सकती है, किनको नहीं दे सकती और किस लिमिट तक दे सकती है उसके बारे में बात करते हैं, जो आप ज्यादा जो है वो कंपनीज एक्ट 2013 में पढ़ेंगे। तो आपको देखना है कि क्या सेक्शन नंबर 185 186 का वायलेशन तो नहीं हो गया, कंप्लाई तो किया नहीं किया, वो आपको देखना होता है और बताना होता है, रिपोर्ट देनी होती है।
पॉइंट नंबर जो 5 है वो डिपॉजिट की बात करता है कि अगर आपने डिपॉजिट्स लिए हैं तो क्या आपने आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से पब्लिक से डिपॉजिट लिया है। क्योंकि नॉर्मली बैंक तो ले सकते हैं, बट अगर आपने बैंक के अलावा होकर एक कंपनी होकर आपने पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करे हैं तो क्या आपने प्रोविजंस जो है सेक्शन नंबर 73 से 76 के, क्या वो आपने कंप्लाई करे हैं और जो उसके रूल्स हैं उसके हिसाब से आपने डिपॉजिट ली है। अगर नहीं ली तो नेचर ऑफ सच कॉन्ट्रावेंशन आपको स्टेट करनी पड़ेगी एज एन ऑडिटर कि भैया कंपनी ने सेक्शन नंबर 73 से 76 फॉलो नहीं करे। बट पहले आप ये देखेंगे क्या कंपनी ने डिपॉजिट लिया नहीं लिया। अगर डिपॉजिट ही नहीं लिया है तो उस केस में इस पर रिपोर्टिंग नहीं होगी। आप लिख देंगे नो डिपॉजिट हैज बीन टेकन ड्यूरिंग द ईयर, कंपनी डज नॉट हैव एनी डिपॉजिट, आप ये लिख देंगे। और अगर डिपॉजिट ली है तो फिर आपको रिपोर्ट करनी पड़ेगी कि कॉन्ट्रावेंशन हुई है सेक्शन की नहीं हुई, आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से डिपॉजिट लिए नहीं ली। इफ एन ऑर्डर हैज बीन पास्ड बाय द कंपनी लॉ बोर्ड और नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एनी कोर्ट और एनी अदर ट्राइब्यूनल वेदर द सेम हैज बीन कंप्लाइड विद और नॉट, क्योंकि जब भी आप डिपॉजिट लेते हैं तो इनके ऑर्डर को कंप्लाई करना जरूरी होता है। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो कारो की रिपोर्ट बोलती है कि ये जरूर आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 6 बोलता है जहां सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने के लिए बोला गया है कि कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने जरूरी हैं, तो क्या वहां पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाए गए हैं, मेंटेन किए गए या नहीं किए गए। वैसे ज्यादातर जो है ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में प्रिस्क्राइब किया जाता है और इसीलिए अगर कहीं पर प्रिस्क्राइब किया गया है जिसके लिए आपको नोटिफिकेशन चेक करनी पड़ेगी कि किस पर्टिकुलर इंडस्ट्री पर ये बोला गया है, ये प्रोविजंस लगाए गए हैं, क्या वहां पर कॉस्ट रिकॉर्ड बने हैं नहीं बने। अब यहाँ पर आप देखिएगा पॉइंट नंबर जो 7 है वो स्टैट्यूटरी ड्यूज की बात कर रहा है, जैसे प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, अब तो जीएसटी आ गया, कस्टम, एक्साइज, वैल्यू एडेड टैक्स। कारो का जो पॉइंट नंबर 7 है वो स्टैट्यूटरी ड्यूज की बात करता है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या जो स्टैट्यूटरी ड्यूज हैं वो एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज के पास जमा हो गए हैं टाइम पर या नहीं हुए। अगर अरियर्स हैं, आउटस्टैंडिंग स्टैट्यूटरी ड्यूज हैं एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कंसर्न्ड फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 6 मंथ्स, इस पॉइंट को आप नोट डाउन करिएगा क्योंकि बहुत बार कारो के रिक्वायरमेंट में ये आ जाता है और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। यानी जो स्टैट्यूटरी ड्यूज 6 महीने से पेंडिंग पड़े हुए हैं वो आपको यहाँ पर बताने पड़ेंगे। और इसी पॉइंट का पॉइंट नंबर भी बोलता है वेयर ड्यूज ऑफ इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स और सर्विस टैक्स, यहाँ पर जीएसटी सब्स्टिट्यूट कर लेना, और ड्यूटी ऑफ कस्टम और ड्यूटी ऑफ एक्साइज और वैल्यू एडेड टैक्स हैव नॉट बीन डिपॉजिटेड ऑन द अकाउंट ऑफ एनी डिस्प्यूट, then the amount involved and the forum where the dispute is pending shall be mentioned। क्योंकि पता है कि अगर हम डिपॉजिट नहीं कर रहे तो हो सकता है कि कोर्ट में विवाद चल रहा हो या फिर हमने जो एक्ट को समझा है वैसा डिपार्टमेंट नहीं समझ रहा और दोनों में विवाद है, इसीलिए हो सकता है कि हम कोर्ट गए हों। तो अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है इस केस में तो आप बताएंगे कितनी अमाउंट इन्वॉल्व है और किस पर्टिकुलर हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कहाँ पर आपका वो पेंडिंग है, केस आपका जो पेंडिंग है वो आपको बताना पड़ेगा। A mere representation to the concerned department shall not constitute a dispute, जहाँ पर एक्चुअली में विवाद हो गया है और आप किसी थर्ड पार्टी के पास गए हैं, जैसे कि इनकम टैक्स में इनकम टैक्स एपीलेट ट्राइब्यूनल होता है, वैसे ही बाकी सारे डिपार्टमेंट में भी एपीलेट अथॉरिटीज होती है जहाँ पर जो है केस वगैरह की सुनवाई होती है और उसके बाद फिर हमें कोर्ट जाना पड़ता है। तो अगर ऐसा कोई विवाद हुआ है तो आप उसे स्टेट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 8 बोलता है कि क्या कंपनी ने डिफॉल्ट की है इन रिपेमेंट ऑफ द लोन्स। पहले ये था कि अगर हमने लोन दिया हुआ है किसी को तो क्या उसका रीपेमेंट शेड्यूल हमारे पास है और क्या वो टाइम पर पैसे दे रहा है। पॉइंट नंबर 7 बोलता है जो कंपनी ने लोन लिया है क्या कंपनी ने उस पर डिफॉल्ट कर दिया या नहीं किया। लोन और बोरिंग जो ली है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से, गवर्नमेंट से और डिवेंचर होल्डर से, क्या कंपनी ने उस पर डिफॉल्ट किया है। अगर डिफॉल्ट नहीं किया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर किया है तो कौन से पीरियड का डिफॉल्ट किया है, कितनी अमाउंट का डिफॉल्ट किया है, वो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है ना जी। और साथ में लेंडर वाइज आप डिटेल बताएंगे कि इस पार्टी का डिफॉल्ट किया है। पॉइंट नंबर जो 9 आ रहा है बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखते हैं। मनी रेज बाय वे ऑफ इनिशियल पब्लिक ऑफर, ये तो तभी आएगा जब आप आईपीओ से पैसा लेते हैं। और फर्दर पब्लिक ऑफरिंग इंक्लूडिंग डेट इंस्ट्रूमेंट्स एंड टर्म लोन्स वर अप्लाइड फॉर द पर्पसेस फॉर विच दे आर रेज्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि जब भी आप इनिशियल पब्लिक ऑफर निकालते हैं तो किस पर्पस के लिए आप वो पैसा ले रहे हैं, कहाँ पर उसे यूटिलाइज करेंगे, वो इनिशियल पब्लिक ऑफर के प्रोस्पेक्टस में लिखते हैं। तो ऑडिटर को ये चेक करना है कि अगर इनिशियल पब्लिक ऑफर का पैसा आया है क्या वो उसी पर्पस के लिए लगाया गया है या नहीं लगाया गया है, ये आपको बताना होता है। और आपका जो पॉइंट नंबर 10 है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो आपको ऑलरेडी मालूम है, याद कर लेना क्लॉज नंबर 10 जी, आपको पता होना चाहिए। फ्रॉड, अगर कंपनी ने फ्रॉड किया है तो वो भी यहाँ पर रिपोर्ट होगा, और अगर कंपनी पर फ्रॉड किया है उसके ऑफिसर एम्प्लॉय ने, वो भी रिपोर्ट होगा, जरूर रिपोर्ट होगा। अमाउंट नहीं लिखी हुई है, जो भी फ्रॉड हुआ है उसका नेचर और अमाउंट आपको यहाँ बतानी पड़ेगी। ऐसा कोई मिनिमम 1 करोड़ का अमाउंट यहाँ पर नहीं है। इसके बाद जो है पॉइंट नंबर 11 आ रहा है, वो मैनेजरियल रेम्युनरेशन की बात करता है, जो आप अकाउंटेंसी में भी पढ़ेंगे और वहां पर आपने शायद पढ़ा भी होगा।
अगर एक पब्लिक कंपनी है तो अपने मैनेजर्स को, होल टाइम डायरेक्टर्स को एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा, प्रॉफिट का एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा रेम्यूनरेशन नहीं दे सकती है और देने के लिए प्रॉपर रेजोल्यूशन भी पास करवाना पड़ता है। तो वही आपको बताना है जो सेक्शन नंबर 197 है कंपनीज एक्ट का, कि भैया हमने उसके अकॉर्डिंग मैनेजरियल रेम्यूनरेशन दी है या नहीं दी। हालांकि ये लिमिट प्राइवेट कंपनीज पे तो लगती ही नहीं है, पब्लिक कंपनी पर लगती है। पॉइंट नंबर 12 कहता है कि निधि कंपनी जो है has complied with the net own funds to deposit in the ratio of 1:20 to meet out the liability, and whether the Nidhi company is maintaining 10% unencumbered term deposit as specified in the Nidhi rules to meet out the liability। सर ये निधि कंपनीज क्या होती है, इसके बारे में जरा जानते हैं। निधि कंपनी इज अ टाइप ऑफ कंपनी इन द इंडियन नॉन बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर रिकॉग्नाइज्ड अंडर सेक्शन 406 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। देयर कोर बिजनेस इज द बोरोइंग एंड लेंडिंग, यानी बैंक की तरह काम करते हैं जिन्हें निधि कंपनी बोलते हैं, पर ये पूरे बैंक नहीं होते। यहाँ पर लिख दिया ना सर, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। जी हाँ, ये देखिए नॉन बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर में काम करती है। तो बस आप समझ लीजिए, अगर ये पैसा ले रही है, उधार पर दे रही है, तो उस केस में जो है नेट ओन्ड फंड्स का और डिपॉजिट का जो रेशियो है 1:20 होना चाहिए। यानी एक नेट ओन्ड फंड पर 20 टाइम्स डिपॉजिट ली जा सकती है टू मीट आउट द लायबिलिटी। And whether the Nidhi company is maintaining 10% of unencumbered term deposit as specified in the Nidhi rules। भैया जितना भी टर्म डिपॉजिट वगैरह लिया है उसका 10% हमेशा मेंटेन करके रखो, क्योंकि आपके लिए तो टर्म डिपॉजिट क्या है, एसेट, पर उस कंपनी के लिए क्या है, लाइबिलिटी, क्योंकि आपने उसे पैसा दिया है और वो आपको पैसा चुकाएगी, तो उसके लिए क्या है, लाइबिलिटी है। तो वो कितना रख सकते हो आप, उसका 10% आपको रखना पड़ेगा, सेफ रखना पड़ेगा, इन हैंड बैंक में रखना पड़ेगा ताकि आप उसे दे पाएं। पॉइंट नंबर 13 बोलता है वेदर ऑल ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टीज, रिलेटेड पार्टी पर ये डिस्क्लोजर आता है, क्या वो इन कंप्लायंस है विद सेक्शन नंबर 177 एंड 188 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 वेयर एप्लीकेबल एंड द डिटेल्स हैव बीन डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज रिक्वायर्ड बाय द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आपको पता है कि रिलेटेड पार्टी का एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी होता है जो आप शायद अभी पढ़ेंगे अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, अकाउंटेंसी में, सीए फाइनल में पढ़ेंगे। तो वहां पर क्या होता है, रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर जाता है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की डिटेल जाती है। मुझे याद आ रहा है कि मैंने शायद रिलायंस इंडस्ट्री का या किसी और कंपनी का आपको खोलकर भी दिखाया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जहां पर रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर भी गया था। शायद हम इसका जो है स्टैंडर्ड भी कर चुके हैं। तो वैसे ही कारों की भी रिक्वायरमेंट है कि जो रिलेटेड पार्टी का जो कंप्लायंस वगैरह होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का और जो सेक्शन 177 188 का होता है वो किया गया है, नहीं किया गया है। अगला पॉइंट आ रहा है आपका 14। वो कहता है द कंपनी हैज मेड एनी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट और प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स और फुल्ली or partly convertible debentures during the year under review, and if so, as to whether the requirement of section 42 of the Companies Act have been complied with and the amount raised have been used for the purposes for which the funds were raised, and if not, provide the details in respect of the amount involved and the nature of non-compliance। क्या कहता है ये, शेयर की बात तो हम कर चुके, बट शेयर जो आपने इनिशियल पब्लिक ऑफर से लिया था उसके अलावा अगर आप प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट या प्राइवेट प्लेसमेंट से शेयर लेते हैं, जहां पर आप किसी वेंचर कैपिटलिस्ट या आप कह सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट बैंक को आप अपने सारे के सारे शेयर जो है खरीदवा देते हैं और वो बाद में उसे बेचते रहते हैं पब्लिक को, अगर ऐसा कुछ आपने प्राइवेट प्लेसमेंट अपने शेयर का किया है तो जिस पर्पस के लिए पैसे लिए थे क्या उसी पर्पस के लिए यूज किया है, अगर नहीं किया तो कितनी अमाउंट का नहीं किया है आपने उस पर्पस के लिए यूज, और क्या नेचर है नॉन कंप्लायंस का वो आपको यहाँ बताना होगा, डिस्क्लोज करना होगा। और डिस्क्लोज करने के लिए कंपनी से इंक्वायरी करनी होगी, एविडेंस वगैरह कलेक्ट करने होंगे और फिर जो है आप ये डिस्क्लोजर कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 15 कारों का बोलता है whether the company has entered into any non-cash transaction with the directors or persons connected with him, and if so, whether the provision of section 192 of the Companies Act have been complied with। सर ये सेक्शन 192 क्या है वो आपको यहीं पर दिखा देते हैं। Section 192 of the Companies Act है, a company shall not enter into any arrangement by which the director of the company or its holding company or any person connected with him can acquire assets for consideration other than cash from the company and vice versa without the approval of the company in general meeting। यहाँ पर लिखा हुआ है जो कंपनी है वो डायरेक्टर के साथ, होल्डिंग कंपनी के साथ या किसी और पर्सन के साथ जो उससे कनेक्टेड है, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन में एंटर नहीं करेगी अपने एसेट को सेल करने के लिए। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, जो कि एसेट को एक्वायर करेगा अदर देन कैश से, फ्रॉम दी कंपनी, कंपनी से एसेट लेगा, और ऐसी अगर नॉन कैश ट्रांजैक्शन में एंटर किया गया है तो वो आपको रिपोर्ट करना होता है। और आखिरी पॉइंट नंबर 16 आ रहा है, देखिए 2016 का रो है और 16 पॉइंट है इसके। तो जो लास्ट पॉइंट आ रहा है आपका वो है वेदर द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 45 IA ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, एंड इफ सो वेदर द रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड। अब आप पूछेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सेक्शन 45 IA क्या है,
ये तो मुझे भी देखना पड़ेगा क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपके सीए कोर्स में नहीं है। सेक्शन नंबर 45 IA ऑफ आरबीआई एक्ट, देखते हैं क्या कहता है ये कहता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस चैप्टर और इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, नो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी शैल कमेंस और कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विदाउट ऑब्टेनिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशूड अंडर दिस चैप्टर। कहने का मतलब यही है दोस्तों कि अगर आप बैंकिंग का काम करने वाले हैं और ऐसा कंपनी कर रही है तो क्या उसने आरबीआई की अप्रूवल ले ली है या नहीं ली है, क्या आरबीआई में अपने आप को रजिस्टर करवा लिया है या नहीं करवाया, ये आपको बताना होता है। तो ये सारे जो 16 पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए। लाइन बाय लाइन करिए तो बहुत अच्छी बात है, जिसमें एटलीस्ट आप पॉइंट नंबर 10 तो याद रख लीजिए जो कि फ्रॉड पर है, और ऐसे ही आप और पॉइंट भी याद रख सकते हैं जैसे कि आपका पॉइंट नंबर 1 और 2। पॉइंट नंबर 1 आपका फिक्स्ड एसेट का है, पॉइंट नंबर 2 इन्वेंट्री का है, पॉइंट नंबर 3 जो है वो लोन्स आप देते हैं उसके बारे में है, और जो पॉइंट नंबर 6 है वो कॉस्ट रिकॉर्ड के बारे में है। पॉइंट नंबर 7 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैट्यूटरी ड्यूज के बारे में, ये भी जरूर याद रखना। अगर 6 महीने से ज्यादा के ड्यूज हैं तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है, बताना पड़ता है। और फिर बाकी के भी कई सारे पॉइंट्स हैं बट जो इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको दोबारा से बता दिए। आगे देखते हैं लास्ट में क्या लिखा हुआ है। जो भी आपने पॉइंट्स यहाँ पर पढ़े हैं वो अनफेवरेबल हैं, क्वालिफाइड हैं। अनफेवरेबल का मतलब जहाँ पर एडवर्स आप बोल रहे हैं कि भाई कंपनी ने कंप्लाई नहीं किया, ऐसे अगर आंसर्स आ रहे हैं देन द ऑडिटर शैल आल्सो स्टेट द बेसिस फॉर सच अनफेवरेबल और क्वालिफाइड आंसर्स, तो उसका रीजन वगैरह भी बताएगा इन कारणों की वजह से जो है अनफेवरेबल आंसर आया है। फर्दर वेयर द ऑडिटर इज अनेबल टू एक्सप्रेस एनी ओपिनियन ऑन एनी स्पेसिफाइड मैटर, मान लीजिए वो चेक ही नहीं कर पाया, लिमिटेशन लगा दी गई है, तो उस केस में जो है वो अपनी रिपोर्ट में इंडिकेट करेगा सच फैक्ट टुगेदर विद द रीजन व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू गिव हिज ओपिनियन ऑन द सेम। एक एग्जांपल आ रहा है जहां पर कंपनी ने जो इन्वेंटरी टेकिंग की प्रैक्टिस है ईयर एंड पर, उसे जो है रिडंडेंट कर दिया है, बेकार कह दिया है। कहते हैं कि ये एक्सरसाइज बेकार है, टाइम कंज्यूमिंग है एंड इंट्रूजन टू द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ देयर ऑपरेशन। आप बताइए कि कारों की रिक्वायरमेंट क्या कहती है। देखिए कार रिपोर्ट का जो पैरा 3 है उसका जो क्लॉज नंबर 2 है, वेदर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरी हैज बीन कंडक्टेड एट रीजनेबल इंटरवल्स बाय द मैनेजमेंट एंड वेदर एनी मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज वर नोटिस्ड। ये आपको याद है, हमने क्लॉज 2 में अभी ऊपर पढ़ा है कि इन्वेंटरी पर ऑडिटर को चेक करना पड़ता है कि मैनेजमेंट जो है इन्वेंटरी काउंटिंग करती है, डिस्क्रिपेंसी निकलती है तो उसे कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डील करती है। अब यहाँ पर जो फिजिकल वेरिफिकेशन है ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैनेजमेंट जो है वो फिजिकल वेरिफिकेशन इन्वेंटरी का कराए, और जो मटेरियल आइटम्स है एटलीस्ट उसका तो कराए वंस इन अ ईयर। अब यहाँ पर क्या है, फिजिकल वेरिफिकेशन जो है हो नहीं रहा है, तो उस केस में क्या बोलेगा, ऑडिटर जो है शुड पॉइंट आउट द सेम अंडर कारो, ही मे कंसीडर द इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट अकॉर्डिंगली। कि भैया अगर आप फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करते तो उससे हो सकता है कि आपकी इतनी सारी ऑब्सोलीट इन्वेंटरी पड़ी हो जिसका आपने एडिक्वेट प्रोविजन ना बनाया हो, तो अगर उसे मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, क्लासिफाई किया जा सकता है, तो ऑडिटर वो भी करेगा। बट क्योंकि मैनेजमेंट कहती है कि इन्वेंटरी टेकिंग बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बेकार है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बोल सकते हैं कि हम रिक्वायरमेंट फॉलो नहीं करेंगे। फॉलो करना जरूरी है रिक्वायरमेंट, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो ऑडिटर जो है वो रिपोर्ट करेगा। यहाँ तक कि अगर आपको बात समझ में आ गई है तो लास्ट हम कर रहे हैं आज का डिस्कशन जो है डिस्क्लोजर इन दी ऑडिटर रिपोर्ट। हालांकि जो है आपका ऑडिटर रिपोर्ट का नेक्स्ट वाला चैप्टर हम करने वाले हैं, पर फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि ऑडिटर रिपोर्ट में और क्या डिस्क्लोजर जाता है। जैसे कारों का डिस्क्लोजर जाता है वैसे ही एक और डिस्क्लोजर जाता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, द फॉलोइंग पैराग्राफ डील विद द मैनर ऑफ क्वालिफिकेशन एंड द मैनर ऑफ डिस्क्लोजर इफ एनी टू बी मेड इन द ऑडिटर रिपोर्ट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 तो आपने सुना ही होगा, जो अकाउंटिंग पॉलिसीज की बात करता है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इन केस ऑफ अ कंपनी मेंबर शुड क्वालिफाई देयर ऑडिट रिपोर्ट इन केस द अकाउंटिंग पॉलिसीज रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड अंडर शेड्यूल 3 और एनी अदर प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट हैव नॉट बीन डिस्क्लोज्ड। अगर अकाउंटिंग पॉलिसीज कंपनी डिस्क्लोज नहीं कर रही है जिसके बेसिस पर उन्होंने अकाउंट्स बनाए हैं, तो उस केस में जो है ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट क्वालिफाई करनी पड़ेगी। क्वालिफाई का मतलब उसे बोलना पड़ेगा कि ये गड़बड़ है। पॉइंट नंबर बी कहता है अकाउंट्स हैव नॉट बीन प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस। अगर कंपनी एक्रूअल बेसिस पर अकाउंट्स नहीं बना रही तो ऑडिटर को बोलना पड़ेगा अपनी रिपोर्ट में, ये क्या है, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा ऑडिट रिपोर्ट में। अगर ये चीज नहीं हो रही है तो देने की जरूरत नहीं है। The fundamental accounting assumption of going concern has not been followed and this fact has not been disclosed in the financial statement। ध्यान से सुनिएगा, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बता दिया कि भैया हम गोइंग कंसर्न पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना रहे हैं तब तो ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट में डिस्क्लोजर नहीं जाएगा। पर अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो गोइंग कंसर्न एजम्पशन पर नहीं बनती है और मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपना डिस्क्लोजर भी नहीं देती है, तब ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि वो अपनी रिपोर्ट में लिखे कि ये जो मैनेजमेंट है इसने प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं दिया है। और एंड में है प्रॉपर डिस्क्लोजर रिगार्डिंग द चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज हैव नॉट बीन मेड। पहले अकाउंटिंग पॉलिसीज कुछ और थी, बाद में आपने चेंज कर ली,
WDV से SLM फॉलो कर लिया और बहुत सारी चीजें आपने चेंज करी, पर आपने अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट के साथ जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है उस पर नहीं बताया, तो अब ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि वो जो है अपनी रिपोर्ट को क्वालिफाई करे और बताए मैं क्वालिफाई इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैनेजमेंट ने आपको ये बात नहीं बताई है, इसका प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं दिया है। अमाउंट अगर सही नहीं आती वो भी एक क्या होती है, मिस स्टेटमेंट, और डिस्क्लोजर ठीक नहीं होता वो भी क्या होती है, मिस स्टेटमेंट। तो यहाँ पर डिस्क्लोजर पर बात करी गई है और आपको ऑडिट रिपोर्ट में डिस्क्लोजर देना पड़ेगा क्योंकि मैनेजमेंट ने प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, वेयर अ कंपनी हैज बीन गिवन अ स्पेसिफिक एग्जेम्पशन रिगार्डिंग एनी ऑफ द मैटर्स स्टेटेड अबव but the fact of such exemption has not been adequately disclosed in the account, the member should mention the fact of exemption in his audit report। किस मेंबर की बात कर रहे हैं, कंपनी की नहीं, ICAI के मेंबर की बात कर रहे हैं। They should mention the fact of exemption in his audit report without necessarily making it a subject matter of audit qualification। यानी कि अगर कंपनी, उस पर्टिकुलर कंपनी को कोई एग्जेम्पशन मिली हुई है जिस वजह से उसने एक पर्टिकुलर चीज को फॉलो नहीं किया जिसके हमने ऊपर बात करी है, हाउएवर कंपनी ने डिस्क्लोजर नहीं दिया, बट क्योंकि कंपनी एग्जेम्प्ट है इसीलिए कंपनी ने वो चीज फॉलो करी है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ऑडिटर जो है क्वालिफिकेशन देने के बजाय वो सिर्फ ये लिखेगा कि कंपनी जो है इस पर्टिकुलर चीज से एग्जेम्प्टेड है। आगे देखते हैं, इन द व्यू ऑफ अबव द ऑडिटर विल हैव टू कंसीडर डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस वेदर द ऑडिट रिपोर्ट हैज टू बी क्वालिफाइड और ओनली डिस्क्लोजर हैव टू बी गिवन। दोनों चीजों को देखना पड़ता है। क्वालिफाइड आप तब करते हैं जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटीरियली मिसस्टेटेड हो, चाहे वो किसी भी कारण से हो, अमाउंट से हो, डिस्क्लोजर से हो, क्लासिफिकेशन से हो, किसी भी कारण से हो सकती है, तो तब क्वालिफिकेशन जाती है। अगर छोटी मोटी चीज है तो उसका जो ऑडिटर है वो डिस्क्लोजर से भी काम चला सकता है। इन अ केस ऑफ एंटरप्राइज नॉट गवर्न्ड बाय द कंपनीज एक्ट, क्योंकि बहुत सारी ऐसी भी रिपोर्ट होती है जो कंपनीज के अलावा भी ऑडिट करवाया जाता है, तो वहां पर क्या होगा, एंटरप्राइज नॉट गवर्न्ड बाय कंपनीज एक्ट, द मेंबर शुड एग्जामिन द रिलेवेंट स्टैट्यूट and make suitable qualification in his audit report in case adequate disclosure regarding the accounting policies have not been made as per the statutory requirements. Similarly, the member should examine if the fundamental accounting assumptions have been followed in preparing the financial statement or not. In appropriate cases, he should consider whether, keeping in view the requirements of the applicable laws, a qualification in his report is necessary. यानी कि अगर कंपनी नहीं है, कोई और एंटिटी भी है, तो भी वो ये देखेगा कि क्या जो फंडामेंटल अकाउंटिंग पॉलिसीज होती है उसके हिसाब से कंपनी काम कर रही है और उसका एडिक्वेट डिस्क्लोजर दिया गया है या नहीं दिया गया। अगर नहीं दिया गया तो उसे देखना पड़ेगा कि क्या मैं इसे डिस्क्लोज करूं या मैं अपनी रिपोर्ट ही क्वालिफाई कर दूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है मटीरियली मिसस्टेटेड है क्योंकि उसमें ठीक तरीके से डिस्क्लोजर नहीं दिया गया है। तो ये ऑडिटर को केस टू केस बेसिस पर देखना होता है। इन द इवेंट ऑफ नॉन कंप्लायंस बाय एंटरप्राइज नॉट गवर्न्ड बाय द कंपनीज एक्ट, इन सिचुएशंस वेयर द रिलेवेंट स्टैट्यूट डज नॉट रिक्वायर सच डिस्क्लोजर टू बी मेड, द मेंबर शुड मेक एडिक्वेट डिस्क्लोजर इन हिज ऑडिट रिपोर्ट विदाउट नेसेसरली मेकिंग इट अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ऑडिट क्वालिफिकेशन। यानी अगर कंपनीज नहीं है और कोई और एंटिटी का ऑडिट कर रहे हैं और वहां पर जिस पर्टिकुलर एंटिटी का ऑडिट किया जा रहा है, जैसे एनजीओ हो गई, जैसे और कोई एंटिटी हो गई, वहां पर जो उस पे रूल्स वगैरह लगते हैं, अगर उसमें रिक्वायर्ड नहीं है डिस्क्लोजर देना, इसीलिए जो एंटिटी है उसने डिस्क्लोजर नहीं दिया है, तो ऑडिटर क्वालिफाई तो नहीं कर सकता अपनी ऑडिट रिपोर्ट। हालांकि वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में डिस्क्लोज जरूर करेगा कि भैया ये अकाउंटिंग पॉलिसी जो है डिस्क्लोज नहीं करी गई है, वो ये बताएगा जरूर, बट ये नहीं बोलेगा कि मटेरियल मिसस्टेटेड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि भाई उस पर्टिकुलर एंटिटी को डिस्क्लोज करना जरूरी नहीं है। जो उस पर एक्ट लगता है, जो उस पर चीजें लगती है, लॉ लगती है, स्टैट्यूट लगता है, उसमें कहा गया है कि आपको जरूरत नहीं है और कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं किया, कंपनी ने एडिक्वेट डिस्क्लोजर नहीं दिया, तो ऑडिटर जो है क्वालिफाई तो नहीं कर सकता बट अपनी ऑडिट रिपोर्ट में डिस्क्लोजर जरूर दे सकता है। इन मेकिंग क्वालिफिकेशन डिस्क्लोजर इन द ऑडिट रिपोर्ट, द ऑडिटर शुड कंसीडर द मटीरियलिटी ऑफ द रिलेवेंट आइटम। Thus, the auditor need not make qualification disclosure in respect of items which in his judgment are not material. कंपनी ने 1 रुपए के एसेट को SLM से WD में शिफ्ट किया है, 1 रुपए का एसेट आ रहा है सर, तो क्या कंपनी उसका डिस्क्लोजर दे? कंपनी को देना चाहिए, कंपनी ने नहीं दिया, तो क्या ऑडिटर क्वालिफिकेशन दे दे क्या? द आंसर इज नो। अगर छोटा मोटा आइटम है और डिस्क्लोजर नहीं दिया गया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर अमाउंट इन्वॉल्व मटीरियल है तभी तो हम बोल सकते हैं कि मटीरियल मिस स्टेटमेंट है। ऑडिटर को जो है मटेरियल मिस स्टेटमेंट को ही कंसीडर करना होता है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हुआ है। अ डिस्क्लोजर विच इज नॉट अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ऑडिट क्वालिफिकेशन शुड बी मेड इन हिज ऑडिट रिपोर्ट इन अ मैनर दैट इट इज क्लियर टू द रीडर दैट द डिस्क्लोजर डज नॉट कंस्टिट्यूट एन ऑडिट क्वालिफिकेशन। द पैराग्राफ कंटेनिंग द ऑडिटर्स ओपिनियन ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू शुड नॉट इंक्लूड अ रेफरेंस टू द पैराग्राफ कंटेनिंग द अफोरसेड डिस्क्लोजर। भैया अगर आप रिपोर्ट में ट्रू एंड फेयर लिख रहे हो तो वहां पर कृपया करके आप डिस्क्लोजर ना दीजिए, उसको अलग से दीजिए, क्योंकि अगर आप उसी के बीच में मिक्स कर लेंगे, डिस्क्लोजर देने लग जाएंगे, तो ऐसा हो जाएगा, लगेगा
कि भैया कंपनी ने कुछ गड़बड़ करी है और ऑडिटर हमें बता रहा है अपनी ओपिनियन वाले पैराग्राफ में, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है द पैराग्राफ कंटेनिंग द ऑडिटर्स ओपिनियन शुड नॉट इंक्लूड अ रेफरेंस टू द पैराग्राफ कंटेनिंग द अफोरसेड डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर जो है अलग से बाद में बताकर दिया जाए कि ये डिस्क्लोजर है, क्वालिफिकेशन नहीं है, और ओपिनियन पैराग्राफ से भिन्न उसे रखा जाए। ये आपकी ऑडिट रिपोर्ट पर थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर की बात थी कि आपको ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या डिस्क्लोज करना होता है, यही था। इसके अलावा जो बाकी चीजें हैं वो हम जॉइंट ऑडिट और जो आपकी कॉस्ट ऑडिट है, ब्रांच ऑडिट है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे और आपका ये चैप्टर बस कंप्लीट ही हो जाएगा। बस इतना ही है चैप्टर, तो नेक्स्ट क्लास में हो सकता है आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए और फिर हम ऑडिटर रिपोर्ट का चैप्टर करेंगे और जो उसके बाद हम चैप्टर नंबर 9 जो 100-150 पेज का चैप्टर है उसे करेंगे, यानी कि वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन टेस्ट ऑफ डिटेल टीओडी करना बहुत जरूरी है क्योंकि कंपनी ऑडिट चैप्टर से आपका 10 से 15 नंबर का आ सकता है। सिमिलरली वाउचिंग वेरिफिकेशन से भी 10 से 15 नंबर का आ सकता है, यानी कि आप चैप्टर 9, 10 और 11 तीन चैप्टर से ही आपका 25-30 मार्क्स का बड़ी आराम से आ सकता है। तो ये तीन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको बेसिक बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही हम ये तीन चैप्टर कर लेंगे ऑलमोस्ट आपका जो है 70-80% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट फेज में हम चल रहे हैं। जितना भी पुराना है सबको रिवाइज करिएगा, स्टडी मटेरियल की एक रीडिंग कर लीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने आपको जुगाड़ वगैरह दिए हैं उसे आप अच्छे से रिवाइज करिएगा, कंठस्थ याद कर लीजिएगा एक एक पॉइंट, और जो बुक के पीछे की एक्सरसाइज वगैरह है उसे पढ़कर देखिएगा। यार मैंने पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया जो हैंड रिटन नोट्स हैं, अब जो क्वेश्चन आ रहा है मैं उसका जवाब देने के लिए उनमें से क्या चीजें यूज करूं मुझे सोचना है। तो ऐसे आपको करना पड़ेगा, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, याद करना पड़ेगा। मैंने आपको आई थिंक ज्यादा नोट्स नहीं दिए हैं तो उसे आप कर लीजिए, कंपनी ऑडिट जो है बुक से ही कर लीजिए, इसी में आप लोग आराम से पास हो जाएंगे। हालांकि जो हम बाकी चीजें भी करेंगे नेक्स्ट क्लास जो है, जो नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 11, वो अगर आप कर लेते हैं तो निश्चिंत तौर पे आप लोग 100% ऑडिट का पेपर क्लियर कर लेंगे। यानी जितना कर चुके हैं चैप्टर 10, चैप्टर 9, चैप्टर 11, इतना अगर आपको ढंग से आ गया तो पास होना तो आपका तय है। उसके बाद जो रह जाएगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चॉइस में छूट सकता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि भाई 80 नंबर का जो पेपर आपको आता होगा 80-85 मार्क्स का, उसमें आप आराम से पास हो सकते हैं, पर जितना करा है उसको ढंग से आपको करना पड़ेगा। आने वाली जो क्लासेस होगी इस पर्टिकुलर 3 चैप्टर के बाद वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगी, बट करवाने के लिए करवाई जाएगी आपको क्योंकि आपकी बुक का पार्ट है और हम 100% सिलेबस कवर कर रहे हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।